नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने रूस की क्रांति कंप्लीट की थी। रूस की क्रांति के क्या रीजन रहे थे, कैसे वहां पर 1905 की क्रांति हुई, जिसमें रूस को जापान ने हरा दिया था मंचूरियन क्षेत्र के लिए जो चाइना का था। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि दो क्रांति और हुई थी, एक मार्च की क्रांति हुई थी और एक फिर हुई थी बोल्शेविक क्रांति। इसके माध्यम से फिर रूस का हमने जारशाही राजतंत्र हटते हुए देखा था। वो सब चीज़ें हमने समझ ली थी, वो आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया था। उसके बाद फिर आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, वो क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों ने लिखा है, तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि लिख लीजिए, मौका है, अभी टाइम भी है फ्री के लिए, ठीक है। उसको लिखिए, चेक होके आपको मिल ही रहा है, सब क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, जितने भी जिन लोगों ने लिखे हैं उनको सबको क्वेश्चन एवेल्युएट होके मिल चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आज देखेंगे फांसीवाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दो गुट बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए, एक फांसीवाद जो कि इटली में था, एक नाजीवाद जो कि जर्मनी में था, ठीक है। फांसीवाद को कौन हैंडल कर रहा था? मुसोलिनी। मुसोलिनी के नेतृत्व में ये आगे बढ़ा था। और वहीं पर नाजीवाद को कौन कर रहा था? तो वो हिटलर आएगा। वर्साई की संधि जो हुई है, वो वर्साई की संधि जो बहुत ही अपमानित संधि है, उसके बाद हिटलर नाजीवाद को वहाँ पर संगठित करेगा। और फांसीवाद ये इटली में मुसोलिनी करेगा। क्यों करेगा भाई? इटली तो जीते हुए देशों में के साथ था, मित्र देशों के साथ था, तो उसकी भी कहानी थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग सुन लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र लड़ रहे हैं, तो मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और रूस ये देश थे, ठीक है। बाद में इसमें रूस हट गया था और उसके बाद फिर आ गया था अमेरिका, ठीक है। तो ये ही देश जीत गए थे। और धुरी राष्ट्रों में कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की अर्की थे, छोटे देश थे, तो ये हार गए थे, ठीक है। वैसे तो पल्लावारी धुरी राष्ट्रों का ही था, लेकिन अमेरिका के इसमें एंट्री करने के बाद से इनका पल्ला भारी हो गया और मित्र शक्ति जीत गई। अब जब मित्र शक्ति जीती तो सबको बराबर बराबर चीजें मिलनी चाहिए। तो इटली को लग रहा था कि जो भी अभी ऑस्ट्रिया से जितने भी मतभेद चल रहे हैं, जितने क्षेत्रों को लेकर, वो सारे मुझे मिल जाएंगे। बट इटली को उनमें से एक भी क्षेत्र नहीं दिया गया, कुछ छोटे छोटे क्षेत्र दे दिए गए और इटली को इसमें संतुष्टि नहीं मिली। वहीं मेडिटेरियन सी में कुछ चीज़ें थी, कुछ और द्वीप थे उसके इटली के, वो लेकर और उल्टा यूनान को दे दिए गए। इटली को उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, तो इसको लेकर एक असंतुष्टि पैदा हुई इसमें। और वहाँ से लौटने के बाद यहाँ पे आर्थिक मंदी जैसी चीज़ें आएंगी और विद्रोह टाइप की चीज़ें देखेंगी, और मतलब एक गृह युद्ध जैसी नीति उसमें समझ में आएगी। तो उसी समय एक फांसीवाद जैसी चीज़ मुसोलिनी के द्वारा आगे लाई जाएगी। तो हम इसको आज समझेंगे, फांसीवाद पूरा प्रॉपर, ठीक है। ये एक हमने बैकग्राउंड देख लिया कि कैसे क्या बीज ऐसे बोए गए कि फांसीवाद की स्थापना हुई, फांसीवाद जैसा तानाशाही संगठन सामने आया। तानाशाही संगठन इसको कह सकते हैं, क्योंकि बाद में इसने तानाशाही किया है पूरा, है ना। शुरुआत में तो ठीक चीज़ों को लेकर चल रहा था, बट बाद में पूरा तरीके से तानाशाह हो गया। तो यहीं से फिर धीरे धीरे गुटबाजी और बढ़ेगी और द्वितीय विश्व युद्ध की गुट को भी हम यहाँ से थोड़ा बहुत समझ लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं फांसीवाद। देखिए फांसीवाद को हम कैसे समझेंगे। देखो, एक तो नीचे मैप दिया गया है, तो मैप को देखेंगे बार बार। तो ये देखना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें बहुत से क्षेत्र दिए गए हैं जो कि आप लोगों को याद, कई लोगों को होंगे लेकिन कई लोगों को नहीं होंगे। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड मैप की क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी, आप ठीक है। तो वो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। और अभी भी वर्ल्ड मैप की क्लास पड़ी हुई है, जिनको देखनी है वो देख सकता है, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इटली में फांसीवाद कैसे आया और इसको कौन लाया, ठीक है। ये पॉइंट देखेंगे। दूसरी बात, फिर मुसोलिनी इसको लाया तो उसकी नीतियाँ क्या रहीं, वो देखेंगे। फिर इसके रीजन देखेंगे और मुसोलिनी की गृह एवं विदेश नीति दोनों को समझते हुए आज फांसीवाद को पूरा खत्म कर देंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो देखिए, खत्म करने से पहले समझते हैं क्या रीजन हुए इटली में फांसीवाद और मुसोलिनी, ठीक है। क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का जो पक्ष था वो हमने देख ही लिया, जीत चुका था। लेकिन जीतने के बाद इटली को जो मतलब मतलब ये था कि हमें और क्षेत्र दिए जाएंगे, वो क्षेत्र यहाँ पे इटली को नहीं मिले। ऑस्ट्रिया से जितने क्षेत्रों पे मतभेद चल रहा था, इटली को लगा कि ये सारे देश जीतने के बाद और जो वर्साई की संधि हुई और पेरिस शांति सम्मेलन हुआ है, इसके बाद हमें कुछ सब चीज़ें ये दे दी जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी इटली के हाथ नहीं लगा। तो ये पॉइंट है, एक दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर मित्र राष्ट्रों के पक्ष में था ये। और युद्ध समाप्ति के बाद ऐच्छिक प्रादेशिक भूभाग प्राप्त नहीं हो सके। ऐच्छिक प्रादेशिक पार्ट कौन से थे भैया? वही थे जो कि देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि ये है इटली और यहाँ पर ऑस्ट्रिया लगा हुआ है। ऑस्ट्रिया के काफ़ी क्षेत्र पर बॉर्डर पे इटली के अभी भी मतभेद चल रहे हैं।
तो मतभेद के माध्यम से इनको कुछ नहीं मिला यहाँ पे। तो मतलब देखिए, इटली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिना रीजन के, बहुत ज़्यादा दबाव तो उस पर था ही नहीं कि उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उतरना ही था, लेकिन गुटबाजी हो रही थी तो गुट में वो शामिल हो गया। तो उसमें उसकी जनधन की हानि भी हुई खूब सारी, सैनिक भी उसके बहुत सारे मारे गए, और उस हिसाब से उसको कुछ मिल नहीं पाया। तो उसको लगा कि ये तो एक मतलब जीते हुए क्षेत्रों में, जीते हुए पक्ष में भी रहकर के इटली को ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे वो कि बहुत ज़्यादा प्राउड फील करे, उसको अपमानित ही फील करना पड़ा। ठीक है, तो ये हमने देखा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि दक्षिणी ट्रॉल, टेंटरिनो और डालमेशियन, ये 3 क्षेत्र, इसको छोटे छोटे क्षेत्र थे। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मैप के माध्यम से। ये है टायरोल, ये है ट्रेंटो, और यहीं पर है डालमिया। तो ये क्षेत्र इटली को दे दिए गए, और इन क्षेत्रों का कोई बहुत ज़्यादा महत्व था नहीं, बहुत छोटे छोटे एरियाज थे, ये देकर खत्म कर दिया गया मामला। तो वो जो क्षेत्र चाह रहा था और जो वहाँ पे एक और क्षेत्र था फ्यूमा बंदरगाह, वो भी इटली को यहाँ पर नहीं मिल सका। तो चलिए देखते हैं फिर बाल्कन क्षेत्र में क्या हुआ। बाल्कन क्षेत्र के चक्कर में तो हुआ ही था, है ना, बाल्कन क्षेत्र ही तो था वो जिसमें सार्डिया और ये ऑस्ट्रिया टकराए थे, और इसके चक्कर में वहीं से स्टार्टिंग हुई थी। तात्कालिक कारण तो यही था कि वहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था। तो असंतोष, तो ये जो बाल्कन का क्षेत्र है और अफ्रीका साम्राज्य का विस्तार यहाँ पर चल रहा है, वो भी यहाँ पर पूर्ण नहीं हो चुका, इसमें कुछ भी नहीं मिला इटली को। ठीक है, अब असंतोष का कारण बहुत ज़्यादा क्या रहा कि डिससेटिस्फेक्शन में, तो देखते हैं इसमें फ्यूम बंदरगाह एक था, वो इटली को प्राप्त नहीं हुआ। देखिए फ्यूम बंदरगाह में दिखा देता हूँ आपको, एड्रियाटिक सागर के ऊपर है फ्यूम बंदरगाह, ये एड्रियाटिक सागर, और इसके ऊपर ये दिख रहा है, देखिए फ्यूम बंदरगाह। ठीक है, तो फ्यूम बंदरगाह पे इटली का था कि अगर ये बंदरगाह मिल जाएगा तो एशिया से भी आराम से इसका जो है कनेक्टिविटी, एशिया से, सॉरी, एशिया साइड की ओर से जो भी वो आ रहा है एड्रियाटिक सागर के माध्यम से, उसका व्यापार चलता रहता। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, फ्यूम बंदरगाह भी इसको नहीं मिल पाया, और आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा उसको लोन में लेना पड़ा, और आर्थिक संकट, व्यापार सब बंद हो गया। तो इस चक्कर में उसको आर्थिक संकट से भी गुजरना पड़ा। तो इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये भी रीज़न रहा एक। फिर क्या रहा कि इटली में एक नवीन दल का मार्ग इसी समय प्रशस्त हुआ। देखिए सब लोग मतलब इस समय वहाँ से जब सैनिक वापस आए, और मुसोलिनी भी वापस जब आया वहाँ से, तो यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा मतलब अवहेलना झेलनी पड़ी, क्योंकि वहाँ से संतुष्ट थे नहीं लोग, लोगों का खूब विरोध भी झेलना पड़ा। तो उसने वो चीज़ छोड़कर और एक नवीन दल का मार्ग अपना लिया जिसका नाम फांसीवाद रखा, और फांसीवाद के माध्यम से वो सारी चीज़ें लेने के लिए मतलब लोगों से वादे करने लगा। तो ये अब यहाँ से आएगा, मुसोलिनी लाइट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मुसोलिनी और उसकी नीतियाँ क्या रही हैं, फांसीवाद की नीतियाँ। ठीक है, तो अब मैं मुसोलिनी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, वो कहानी आप लोग सुन लीजिए, तो मुसोलिनी के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले क्या होता है, मुसोलिनी इटली का रहता है, लेकिन पढ़ने के लिए वो चला जाता है स्विट्जरलैंड। ठीक है, जब स्विट्जरलैंड पहुँचता है तो वहाँ पर समाजवाद के काफ़ी आंदोलन चलते रहते थे, मार्क्सवाद का उस समय लहर चल रही थी, तो समाजवाद वहाँ पर बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये भी उसमें शामिल हो जाता है, कई आंदोलनों में भी ये शामिल होता है। और इसने भी एक समाचार पत्र निकाला था, ठीक है, अवंती करके। ठीक है, अवंती जो समाचार पत्र था वो मुसोलिनी के द्वारा ही निकाला गया था, सर्च कर लीजिएगा आप लोग भी गूगल पे। तो अवंती समाचार पत्र इसने समाजवादी लोगों के लिए ही किया था, कि जो भी है मजदूर वर्ग टाइप के, इनके सब के लिए। ठीक है, तो समाजवाद के फुल पक्ष में था ये। लेकिन फिर क्या हुआ, ये यहाँ पर आया, वापस इटली आया, और वहाँ पर अध्यापक बना। फिर वहाँ से फिर वो उच्च पदों पे गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो भी साम्राज्यवादी नीति का पक्ष अपनाता था, लेकिन समाजवादी जो होते, साम्यवादी साम्यवादी वो लोग साम्राज्यवादी पक्ष में रहते नहीं थे, साम्राज्यवाद के विरोध में रहते थे हमेशा। तो साम्राज्यवाद का विरोध जैसे ही उनको झेलना पड़ा, तो उसने जो है पूंजीवादी की ओर अपना रुख कर लिया, और पूर्णतः उनका विरोधी हो गया, क्योंकि उसको तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कूदना ही था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कूदने का कारण उसका सिर्फ यही था कि वो साम्राज्यवाद का विस्तार करना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि जो भी ऑस्ट्रिया से क्षेत्र मिलेंगे वो मुझे ही मिलेंगे। इस चक्कर में वो कूद गया, और साम्यवाद का विरोधी यहाँ से वो बन गया, खुलकर विरोधी बन गया। ठीक है, तो ये था केस। और फिर जो वहाँ पे हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसके संधि में, वो तो हम लोगों ने कहानी देख ही ली है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक अध्यापक था, फिर प्रधानमंत्री बना, फिर नवीन राजनीतिक चिंतक के रूप में ये लाया है फांसीवाद। फांसीवाद का पूरे तरीके से जो है मुसोलिनी को ही कहेंगे कि फांसीवाद की स्थापना तो इसी ने की है। अब देखिए क्या हुआ
फैसियो के सदस्य जो रहेंगे उनको क्या कहते हैं, फासिस्ट कहते हैं। और इनके सिद्धांत जो मानते हैं तो सिद्धांत इनके क्या कहलाए, इन्हीं फासिस्ट लोगों के फासिज्म कहलाए। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखनी है, फासिस्ट और फासिज्म ये सब हो गया। अब देखिए क्या होता है, जब ये गुट बना तो अब ये बन गया तो लोग इसमें जुड़ने लगे और काफ़ी तीव्र ये होने लगा। तो इसी समय सबसे ज़्यादा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इसने काली कमीज नामक एक स्वयंसेवक दल बनाया। किसने बनाया ये काली कमीज स्वयं दल, ये बनाया था मुसोलिनी ने, और ये इसका स्वयं प्रधान बनेगा। और जब से ये दल बने, तब से ये दल बनेगा तो वहाँ से लोग और ज़्यादा संख्या में जुड़ने लगेंगे, और ये एक इटली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल बन के उभरेगा। मुसोलिनी ने ही इसका किया था, जो है कह सकते हैं कि मतलब मुसोलिनी ने ही इसको बनाया था, और ये राजनीतिक दल बन के उभरा। कैसे उभरा, उस समय वहाँ पर चुनाव हुए इटली में, तो 35 सीटें इसी दल की आई। ठीक है, तो एक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल बन के भी ये उभरा। ठीक है, अब जब ये बड़ा राजनीतिक दल बन गया तो फिर इसके माध्यम से मुसोलिनी ने क्या किया, जो भी उसके विरोधी थे और जो साम्यवादी थे, विरोधी भी साम्यवादी ही उसके ज़्यादा थे, क्योंकि वो पहले साम्यवादियों के साथ ही कदम से कदम मिलकर चला रहा था। ठीक है, और उसके बाद उनका विरोधी बना तो फिर साम्यवादी भी उसके विरोधी बन गए, वो बहुत ज़्यादा उसका विरोध करने लगे, जगह जगह उसके खिलाफ जो है आंदोलन छोटे छोटे होने लगे। तो वो साम्यवादियों का इधर से दमन करने लगा, कम्युनिस्ट लोगों से वो चिढ़ने लगा, क्योंकि वो समझ गया कि अगर इनको मैंने कम छोड़ दिया तो ये मेरे प्रति जो है कुछ ना कुछ आंदोलन करते रहेंगे। तो उसने इनका दमन अच्छे से किया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, जब इतनी पावर हो गई, इतने लोग उससे जुड़ गए और फासिस्ट जब एक बड़ा राजनीतिक दल बन गया यहाँ पर, तो फिर अब उसने सोचा कि अब कहीं ना कहीं रोम को हाथ में लेना चाहिए। अगर रोम आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। तो नेपल्स नगर में, यहाँ पर नेपल्स नगर है, ये नेपल्स नगर है, यहाँ पर इसने अपना जो है भीड़ इकट्ठी की और यहाँ से कहा कि रोम पर हम लोग कब्जा करेंगे। और रोम रोम में वहाँ पर मतलब आदेश भेजा, एक तरीके से वार्तालाप किया कि अगर रोम हमें नहीं दिया जाएगा तो फिर हम इस पर आक्रमण कर देंगे। और 5,000 के आसपास सैनिक लेकर, ये जो है सैनिक नहीं कह सकते उनको प्रॉपर, लेकिन फांसीवादियों को लेकर ये उस तरफ निकला रोम की ओर। लेकिन रोम पहुंचने से पहले ही वहाँ का जो है रोम इससे मिल गया और वो मान गया कि ठीक है, रोम पर आक्रमण होने से पहले ही वो मान गया था। और 30 अक्टूबर को रोम पर इसने कब्जा कर लिया और वहाँ पर फिर मंत्रिमंडल का गठन किया और रोम को मिला लिया अपने आप में। और आगे देखेंगे अभी रोम को इटली की राजधानी बनाएगा ये। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब ये सब बहुत आसानी से मिल गया उसको, सब चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं, और जिस जिस चीज़ में मुसोलिनी हाथ डाल रहा है तो वो सब होता जा रहा है। तो फिर अब ये ज्यादतियों पर उतर आएंगे, लोगों को परेशान करना स्टार्ट करेंगे और अपनी मनमानी चलाना स्टार्ट करेंगे, और लोकतंत्र को ये अब यहाँ पर नष्ट करेंगे। देखिए जब इटली का एकीकरण हुआ था उस समय से लोकतंत्र चल रहा था वहाँ पे, तो अब जो है ये डिस्ट्रॉयड होगा लोकतंत्र, है ना। और समाजवादियों का यहाँ पर दमन हो ही रहा है बहुत तरीके से, हमने देख ही लिया है समाजवादियों का दमन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो साम्राज्यवादी विस्तार को मानते नहीं है और ये साम्राज्यवादी विस्तार पर निकल चुका है। तो यहाँ पर अब जगह जगह युद्ध की तैयारियां आरंभ हो गई। युद्ध की तैयारियों के बाद फिर क्या हुआ, विस्तारवादी नीति को बढ़ावा इसने दिया। देखिए अब जो भी क्षेत्र है वो अपने मजबूत कर रहा है और चाह रहा है कि और भी विस्तार किया जाए चीज़ों का। ठीक है, ये सब मुसोलिनी के द्वारा ही किया जा रहा है। और प्रजातंत्र को पूर्णतः खत्म कर दिया गया, जो डेमोक्रेसी है उसको खत्म कर दिया गया, और तानाशाही यहाँ से शुरू, डिक्टेटरशिप दिखने लगेगी यहाँ से। देखिए सीधी सी बात है, किसी के हाथ में अगर अचानक से बहुत ज़्यादा पावर आ जाए तो वो डिक्टेटरशिप में बदल जाती है, क्योंकि लोग संभाल नहीं पाते हैं उस पावर को। और संभालना भी नहीं चाहिए भैया, उनका मतलब अपमान हुआ है, वो तो अपमान को लेकर अपना बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुसोलिनी की सफलता के क्या कारण रहे, ये हम लोग पॉइंट देखते हैं, भाई क्यों मिल रही है उसको इतनी इतनी आसानी से सफलता। कुछ तो रीजन रहे होंगे। तो सबसे पहला रीजन क्या रहा, वर्साई की संधि और इटली के साथ विश्वासघात। देखिए जब क्या हुआ, प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ और उसके बाद जब संधि हुई उसमें इटली को कुछ नहीं मिला, तो वहाँ की जनता तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बड़े रूप में लड़ ही रही थी ना। तो जनता वहाँ से असंतुष्ट होकर लौटी और उसने इटली में आकर अपना जो है मतलब वो रुख अपनाया, एक विरोधी रुख अपनाया और असंतुष्ट रही वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो संधियां हुई उनसे। ठीक है, तो ये एक बड़ा मौका मिल गया इसको, इसी जनता को उसने अपनी ओर रुख मोड़ा और फांसीवाद की उसने स्थापना इसके माध्यम से कर ली। ठीक है, सेकंड रीजन क्या रहा उसकी सफलता का, राष्ट्रवादियों में असंतोष तो था ही, और राष्ट्रवादी शक्तियों द्वारा फ्यूम पर अधिकार कर लिया। देखिए क्या हुआ,
राष्ट्रवादियों पर असंतोष तो था ही राष्ट्रवादियों के बीच में कि वहां से वो जैसे ही लौट कर आए तो वो मतलब देखिए जो सेना लड़ रही हो वहां पे उसको कुछ हाथ ना मिले, उसको ये पता चल जाए कि भाई हमें कुछ मिला ही नहीं, हमारे हाथ कुछ लगा ही नहीं, तो सीधी सी बात है कि विरोध होगा। और विरोध जब हुआ तो फिर राष्ट्रवादियों ने इसी समय पर फ्यूम पर अधिकार कर लिया, जो फ्यूम बंदरगाह की उनकी इच्छा थी पहले से कि फ्यूम बंदरगाह हमें चाहिए। तो एड्रियाटिक सागर के ऊपर जो हमने फ्यूम बंदरगाह देखा उस पर भी अधिकार कर लिया। तो सेकंड, अब फ्यूम बंदरगाह पर जैसे अधिकार होगा इनका तो इनकी व्यापारिक गतिविधि भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड था। अब थर्ड रीजन यहाँ पर क्या रहा है कि पूंजीवादी वर्ग का समर्थन। देखिए पूंजीवादी वर्ग का समर्थन कैसे रहा कि उद्योगपतियों और जमींदारों की संपत्ति पर समाजवादी आंदोलन का संकट रहेगा। देखिए कैसे रहेगा, उद्योगपति जो है, जो उद्योगपति रहेगा वो हमेशा पूंजीवाद वर्ग का सपोर्ट करेगा, और जो जमींदार है, जो संपत्ति वाले लोग हैं, वो भी हमेशा पूंजीवाद का ही सपोर्ट करेंगे। तो इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि समाजवाद इस टाइम पे जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए और हम पे हमला ना कर दें। तो उनको लग रहा है कि संकट है। तो इस समय पे क्या है, पूंजीपति वर्ग जो है बहुत ज़्यादा भयभीत रहेगा, और भयभीत रहेगा तो इसका फायदा कौन उठाएगा, यहाँ पर मुसोलिनी। ये इनका सपोर्ट कर देगा, क्योंकि वो तो पूंजीपति वर्ग का सपोर्ट तो चाह ही रहा था, क्योंकि पूंजीपति वर्ग अगर जिसके सपोर्ट में आ गया वो पावर तो उसकी बढ़ी जाएगी। तो मुसोलिनी ने इनका समर्थन कर दिया और पूंजी वर्ग को और मजबूत कर दिया, और साम्यवाद को यहाँ पर उसने खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये तीसरा रीजन था। चौथा क्या रहा उसका रीजन, चौथा इस रीजन रहा कि युद्धोत्तरकालीन आर्थिक दुर्दशा। देखिए युद्धोत्तर आर्थिक दुर्दशा तो बिगड़ ही चुकी थी, यहाँ पे जनधन की बहुत ज़्यादा हानि हो चुकी थी, इटली कर्ज में डूब चुका था, यहाँ की जो मुद्रा है वो भी गिरने वाली थी, आर्थिक मंदी जैसी चीज़ें ज़्यादा आ रही थी, और गृह युद्ध जैसी नीति मतलब गृह युद्ध जैसी स्थिति बन रही थी। तो उद्योग और व्यापार ये भी विपरीत प्रभाव इन पे पड़ रहा था, जन धन हानि हो चुकी थी, मजदूर, किसान और सैनिक सभी वर्ग तीव्र रोष में थे। तो इसी तीव्र रोष का उसने फायदा उठाया, उसने इस तीव्र रोष को अपनी ओर मोड़ा और इसी का फायदा उठा के फांसीवाद की स्थापना कर दी। ठीक है, इसी वातावरण को फासिस्ट के नाम से शक्ति इसने गहरी पकड़ बना ली, और सारे वर्ग इसी के झंडे के नीचे आ गए, जो फांसीवाद का इसने जो गुट बनाया उस झंडे के नीचे आ गए। तो ठीक है, तो अब आराम से लिख दोगे ना कि अगर पूछा जाए कि मुसोलिनी की सफलता के क्या कारण रहे, तो कारण में क्या रहेगा, सीधे 3-4 पॉइंट डाल देना। सबसे पहला क्या रहा, वर्साई की संधि और इटली का जो विश्वासघात हुआ वो। सेकंड, राष्ट्रवादियों में असंतोष रहा, वो इसी संधि के चक्कर में। पूंजीपति वर्ग का समर्थन यहाँ पर इसको मिल जाएगा। चौथा क्या रहा है, युद्धोत्तरकालीन आर्थिक दुर्दशा, जो आर्थिक दुर्दशा से लोग जूझ रहे हैं, तो इससे रोष आएगा, और इसी रोष के माध्यम से वो मजदूर, किसान और सैनिक को अपनी ओर मिला लेगा और फांसीवाद की स्थापना कर देगा। ठीक है, बहुत आसानी से उसको फांसीवाद की स्थापना करने में सहूलियत हो गई। अब देखते हैं, क्या देखते हैं, मुसोलिनी की गृह नीति और विदेश नीति। अब उसने मतलब अपने इंटरनल सुधार क्या किए और एक्सटर्नल सुधार क्या किए, ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले वो जैसे ही पावर में आया तो उसने क्या किया, युद्ध ऋण अदा किया, जो भी ऋण लिया हुआ था उस समय उसने अमेरिका से एक बड़ा ऋण लिया था वो उसने वापस किया, और जो वहाँ की मुद्रा है लीरा, इटालवी की मुद्रा है लीरा, वो लगातार मतलब गिर रही थी, उसका अवमूल्यन हो रहा था, तो उसको भी उसने बचाया और अर्थव्यवस्था को स्टेबल किया उसने। ठीक है, इकोनॉमिकल जो इशू चल रहे हैं इनको स्टेबल किया। फिर उत्पादन, मजदूरी और मूल वर्ग पर निर्धारण। देखिए क्या किया उसने, उत्पादन, मजदूरी और मूल्य निर्धारण पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। ये सब चीज़ें जरूरी थी, उसको लग रहा था कि अगर उत्पादन स्वतंत्र रहा तो मैं चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मजदूरों को भी कंट्रोल करना जरूरी है और मूल्य निर्धारण पर भी कंट्रोल करना जरूरी है। जब ये सब चीज़ें स्टेट के कंट्रोल में आ जाएंगी तो बहुत सी चीज़ें समझ जाएंगी, स्टेट ही इन पर कंट्रोल करके इन चीज़ों का आदान प्रदान करेगा और चीज़ें बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आर्थिक निराकरण के लिए बोर्ड की स्थापना की। इसने क्या किया, जो फाइनेंशियल रेजोल्यूशन रहते हैं उनके लिए एक बोर्ड स्थापित कर दिया, और बोर्ड के माध्यम से वो जितनी भी व्यापारिक गतिविधि हो रही हैं उनके लिए सहमति उसने जरूरी कर दी कि इस बोर्ड से सहमति लेना जरूरी है। ठीक है, तो इससे भी उसे काफ़ी हद तक चीज़ें सहूलियत उसको आंतरिक दिशा में मिलेगी। देखिए फिर उसने क्या किया, जल, थल और वायु मार्ग के विकास किया उसने, और इस विकास को बढ़ावा दिया। और सबसे उसका इम्पोर्टेंट जो आंतरिक सुधार था वो था पोप से मैत्रीपूर्ण संबंध। देखिए उसने क्या किया था, नेपल्स से फांसीवादी लोगों को लेकर वो रोम की ओर बढ़ा था, तो रोम में उसने क्या किया था, रोम पर अधिकार पोप ने बोल दिया कि अब रोम पर अधिकार समाप्त हो गया और इटली की राजधानी रोम ही बनाई, और इन दोनों मांगों को
रोम ने स्वीकार कर लिया था। किसने? पोप ने। अब पोप ने जब स्वीकार कर लिया तो देखिए आज तक पोप ने वहां पर स्वीकार नहीं किया था किसी और का अधिकार, लेकिन आज कर लिया, तो ये उसको एक बहुत बड़ी सफलता मिली और इसी चक्कर में उसने रोम को इटली की राजधानी भी बना दिया। तो ये एक उसको बहुत बड़ी सफलता मिली। अब देखते हैं विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी अगर पूछी जाए कि मुसोलिनी की फॉरेन पॉलिसी क्या क्या रही है, ये क्वेश्चन आता रहता है। फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और इंटरनल पॉलिसी पर भी आए हैं, और उसके जो क्या रीजन रहते कि वो इतने सक्सेस हो गया, वो उस पर भी क्वेश्चन आए हैं। तो इन भी क्वेश्चन में से आज कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो पॉइंट ध्यान से सुनना। अब देखिए फॉरेन पॉलिसी में क्या रहा है, इटली की सैन्य शक्ति में वृद्धि की उसने, क्योंकि उसको पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी सैनिक शक्ति जो है बहुत ही कमजोर कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो गई थी। अगर बाई चांस किसी से छोटे भी जगह भी युद्ध होता है तो वो युद्ध में के लिए तैयार नहीं थे। तो सबसे पहले उसने अपनी मिलिट्री पावर्स बढ़ाई, ठीक है। फिर क्या किया उसने, फांसीवाद सिद्धांत पर जोर दिया। फांसीवाद सिद्धांत क्या कहता था यहाँ पर, फांसीवाद सिद्धांत विदेशी नीति पर कहता था कि युद्ध को तो वो आवश्यक मानते थे, ठीक है, युद्ध को आवश्यक मानते थे और शांति को वो युद्ध विराम कहते थे। ये फांसीवाद सिद्धांत था इनका, ठीक है, कि युद्ध को कहेंगे कि युद्ध तो आवश्यक ही है, मतलब बाहरी देशों से युद्ध करना आवश्यक है, और अगर शांति चल रही है तो इसको वो शांति नहीं मानते थे, इसको बोलते थे कि युद्ध विराम चल रहा है, ठीक है। ये फांसीवाद के सिद्धांत थे। तो इस पर भी उसने जो विदेश पॉलिसी में इसका भी उसने उपयोग किया। अब देखिए क्या होता है, हिटलर को ऑस्ट्रिया और अधिकार करने के लिए रोका उसने। देखिए हिटलर का क्या था कि ऑस्ट्रिया पर अधिकार वो कर रहा था, करने की सोच रहा था। तो मुसोलिनी ये चीज समझ चुका था कि अगर हिटलर ऑस्ट्रिया तक आ जाएगा तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी यहाँ पर दिक्कत होगी कि अगर ऑस्ट्रिया में एक पावरफुल फिर से कोई मतलब नाजीवाद जैसी पावर आ जाएगी तो फिर से वो इटली की सीमाओं पे अपना काम करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ये चीज उसने यहाँ पर रोकी, और ऑस्ट्रिया में नाजी जो विरोधी थे, जो नाजीवाद के विरोधी थे, उनकी सहायता की उसने अंदर ही अंदर, ठीक है। तो ये एक पॉइंट रहा। फिर उसके बाद क्या रहा, अबिशीनिया पर किए गए आक्रमण के फलस्वरूप हिटलर से मैत्रीपूर्ण संबंध किए। जब देखिए अफ्रीका में एक जगह है अबिशीनिया रीजन्स कह सकते हैं उसको, अबिशीनियाई का पठार है। तो उस पठार पे जब यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे जब दिक्कत हुई तो फिर उसने मैत्रीपूर्ण संबंध यहाँ पे बना लिए हिटलर से। देखिए हिटलर ने इससे मैत्रीपूर्ण संबंध क्यों बना लिए, क्या रीजंस रहे ऐसे। तो हिटलर ने मैत्रीपूर्ण संबंध इसलिए बना लिए कि इटली से हिटलर को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। देखिए पावरफुल कंट्री जब मित्र राष्ट्र थे तो वहाँ पे कौन कौन है, फ्रांस है और इंग्लैंड है और क्या है, अमेरिका भी है, ये तो है नहीं। तो इस चक्कर में फिर उसने मैत्रीपूर्ण संबंध इटली से कर लिए। तो दोनों, अब देखिए फांसीवाद और नाजीवाद दोनों ही मिल गए, तो इनको फिर उसने जो है देखा, ठीक है। फिर फ्रांस और इंग्लैंड अब इस पर क्या करेगा, जैसे ही मित्र राष्ट्रों के बीच में इटली रहता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसी के माध्यम से वो उसने लड़ा जीता भी, लेकिन वो बात एक अलग है कि उसको कुछ मिला नहीं। तो फिर फ्रांस और इंग्लैंड ने यहाँ पर उसकी निंदा की, और जैसे ही उसने निंदा की तो राष्ट्र संघ से वो बाहर निकल गया और राष्ट्र संघ से उसके संबंध खत्म हो गए यहाँ पे। तो अब देखिए आगे क्या होगा, फिर उसने अब राष्ट्र संघ से जब संबंध खराब हो जाएंगे तो उसको लगेगा कि ऐसा ना हो कि ये दोनों मिलकर आक्रमण शुरू कर दें, तो फिर वो पहले ही कर लेगा, रोम बर्लिन धुरी की एक संधि कर लेगा। फिर उसके बाद एक संधि और हो जाएगी टोक्यो रोम और बर्लिन की, उसमें जापान भी मिल जाएगा, जर्मनी भी मिल जाएगा और इटली भी मिल जाएगा। तो ये तीनों अस्तित्व में आएंगे और द्वितीय विश्व युद्ध में ये एक साथ रहेंगे। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध जब हम लोग पढ़ेंगे, एक दो दिन के अंदर पढ़ ही लेंगे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध तो बहुत जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे कि यही संधि जो हुई है टोक्यो रोम और बर्लिन की धुरी की संधि, ये एक साथ उस ग्रुप में रहेंगे, ठीक है। फिर पेरिस शांति सम्मेलन जब हुआ था तो क्या हुआ था, मित्र राष्ट्रों ने रोड्स और डोडिकानीस के जो भूमध्य क्षेत्र में आपको ये दोनों क्षेत्र मिलेंगे, जो एड्रियाटिक सागर है उसके नीचे आप जाओगे, टर्की से लगा हुआ ये द्वीप थे रोड्स और डोडिकानीस। तो ये दोनों भूमध्य सागर में इटली के द्वीप थे। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और वहां पर जब संधि हुई तो ये क्षेत्र यूनान को दे दिए गए। तो इटली को लगा कि भाई भूमध्य सागर में भी हमारे द्वीप हैं, वो भी हमसे ले लिए गए। तो ये दोनों द्वीप दे दिए गए थे यूनान को, ठीक है। फिर 1923 में क्या हुआ था कि मुसोलिनी ने इन पर दोबारा अधिकार कर लिया और किलेबंदी की। उसने कहा कि अधिकार हमारा ही रहेगा इस पे, 23 में कर लिया और उनकी किलेबंदी कर ली और किसी की भी नहीं मानी इसमें। फिर क्या किया, अल्बानिया पर इटली का अधिकार कर लिया। जैसे ही देखिए इटली देखेंगे, ये है इटली, ठीक है, और यहाँ पर है अल्बानिया। तो अल्बानिया पर भी यहाँ पर फिर उसने अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। तो ये भी हो गया। फिर
यूगोस्लाविया के साथ संधि करके एडियाटिक सागर में फ्यूम नगर के पास में था एक पोर्ट पेरुस, उसको भी मिला लिया। देखिए ये मैपिंग में देख लेते हैं, ये है ना फ्यूम वाले एरिया में, तो यहीं पर है वो जगह पोर्ट बेरोस, तो पोर्ट बेरोस को भी इसने मिला लिया। और 1936 में फिर इसने क्या किया, इथोपिया पर अधिकार कर लिया। इथोपिया कहाँ पर है, इथोपिया तो आपको दिख ही रहा होगा कि वो है मतलब भूमध्य सागर निकलने के बाद पूरा, और ये वाला एरिया जो आएगा अफ्रीकन कंट्री में इथोपिया आपको मिलेगा, तो वहाँ पर इथोपिया में निकल ली। हालांकि लीबिया में फ्रांस ने भी कब्जा कर लिया था, वो चीज़ों से अभी हमें लेना देना नहीं है क्योंकि फांसीवाद हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, और इस प्रकार फिर उसने यूरोप के, एशिया के और अफ्रीका क्षेत्रों पर अधिकार करके अपनी इटली की देखें तो स्थिति को बेहतर किया और सेना भी अपनी मजबूत की। फांसीवाद के माध्यम से उसने एक खौफ पैदा किया, तो ये कह सकते हैं। तो अब कोई से भी पॉइंट पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख के जरूर आएंगे, बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। देखो विदेश नीति पर आ जाएगा, तो विदेश नीति पर हमने पॉइंट देख लिए, 2-3 पॉइंट है। इटली की सैन्य शक्ति बेहतर हुई, फांसीवाद का सिद्धांत उसने लागू किया, हिटलर से उसने अपने संबंध बेहतर कर लिए, पहले विरोध किया ऑस्ट्रिया में नाजी के साथ, नाजीवाद का विरोध जो कर रहे थे उनके साथ, लेकिन फिर अबिसीनिया वाले क्षेत्र पर उसने मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए। और उसके बाद फिर क्या किया, रोम बर्लिन दूरी की संधि की, फिर टोक्यो रोम बर्लिन दूरी की संधि हुई। फिर उसने रोड्स और डोडिकानीज जो क्षेत्र उससे छीन लिए गए थे वो उसने अपने वापस ले लिए। ठीक है, तो ये तो फॉरेन पॉलिसी थी। इंटरनल पॉलिसी पर हमने क्वेश्चन देख ही लिया, क्या रीजन रहे उसके कि वो बहुत जल्दी इसमें सक्सेस हो गया, ये हमने रीजन देख ही लिए, और पूरा तरीके से हमने फांसीवाद समझ लिया। अब फांसीवाद पे कोई भी क्वेश्चन आए तो बेहतर तरीके से आप कर लेना। आज जो क्वेश्चन मिलेगा वो जरूर लिखने की, इन्हीं पॉइंट के आधार पर लिखने की कोशिश करना, और बाकी अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट ऐड करना। तो चलिए आज की क्लास पर हम यहीं रोकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।